हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वेक्टर कैलकुलस के बारे में। वेक्टर कैलकुलस टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ना केवल टीजीटी पीजीटी के लिए है बल्कि अदर एग्जाम जैसे कि पॉलिटेक्निक बीएससी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और इंक्लूड करूंगा इस वीडियो के एंड में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स को जो कि आपके क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर देंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर डिफरेंशिएशन से। वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जैसे कि हम नॉर्मल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं, सेम वैसा ही डिफरेंशिएशन है वेक्टर डिफरेंशिएशन। वहाँ पर हम कोई फंक्शन गिवन होता है हमको, तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ फंक्शन नहीं, यहाँ पे हमें वेक्टर्स गिवन होते हैं। उन वेक्टर्स का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका हमको डिफरेंशिएशन करना है। कब? जब वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो। मतलब ए प्लस माइनस बी का हमें डिफरेंशिएशन करना है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा? जैसे हम नॉर्मल कैलकुलस में इनका डिफरेंशिएशन करते हैं वैसा ही सेम डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर भी हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर पहले है ए प्लस माइनस बी लिखा हुआ है, तो इनके डिफरेंशिएशन भी सेम ऐसे ही लिख जाएंगे। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी। ऐसी हम बात करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो क्या है कि ए डॉट बी, इस बार वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है और हमसे कहा है कि आप उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए। अगर हमारे दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखे हुए हैं और उनका डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या करेंगे? जैसे उस वाले कैलकुलस में किया करते थे कि अगर दो फंक्शन गिवन थे तो पहले को रख दिया करते थे इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रख दिया करते थे इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। इसमें भी सेम हमको वही करना है। जैसे हमारे पास ए डॉट बी दे रखे हैं, ए और बी जो मल्टीप्लाई में है, तो इनका हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले मैं पहले वाले का कर देता हूँ और दूसरे को ऐसे ही रख दूंगा। मतलब डी ए अपॉन डी टी इंटू वैक्टर बी, प्लस अब क्या करूँगा? अब मैं पहले वाले को ऐसे ही रख दूंगा, उसके बाद दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट डी बी अपॉन डी टी। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे ही नेक्स्ट है, अब इस बार डॉट प्रोडक्ट ना देके क्रॉस प्रोडक्ट दी है दो वेक्टर्स के बीच में और पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का। कैसे करेंगे? अभी क्रॉस प्रोडक्ट है, आप तो जानते ही होंगे, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं कर सकते क्योंकि माइनस लगाना पड़ेगा अगर ऐसा हम करते हैं तो जो इसका सीक्वेंस है, सीक्वेंस के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखे रहने देंगे। पहले एक बार पहले के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। मतलब क्या हुआ? डी अपॉन डी टी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा डी ए अपॉन डी टी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी के। सेम वही है जैसा कि हम कैलकुलस में करते हैं, बस अंतर इतना है वहाँ पर फंक्शन हुआ करते थे और यहाँ पर हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन से। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, कोई भी फंक्शन होता है हमारे पास गिवन और उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, उन दोनों का F1 F2 अगर फंक्शंस हैं तो उनका डिफरेंशिएशन किया करते थे, वैसे ही सेम डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा। बस अंतर इतना है कि वहाँ पर फंक्शंस हुआ करते थे लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स हैं। यहाँ हमें वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन करना है, ना कि फंक्शंस का। एक्चुअली देखा जाए ये वेक्टर्स भी फंक्शन ही होंगे एक तरह से। तो शुरू करते हैं हम। पहला लिखा हुआ है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है। मतलब वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इक्वल होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि मल्टीप्लाई की, जैसे वहाँ पर किया करते थे, दो फंक्शंस हमारे मल्टीप्लाई में थे तो क्या करते थे? पहले फंक्शन को रख के हम दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया करते थे, प्लस दूसरे फंक्शन को रख के पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया करते थे। सेम यहाँ पर है। करेंट डी अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है किसका? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। तो किसके इक्वल होगा? वेक्टर डी ए अपॉन डी टी डॉट वेक्टर बी प्लस
वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी बी अपॉन डी टी। अब हम इसमें अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो वो क्या है, कह रहे हैं फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो उनका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। लेकिन इशू ये है, ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें हमें -1 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसमें हम माइनस ना लगा के तो हम ये करेंगे, जो इसका सीक्वेंस है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करते हुए, जैसा हमको डिफरेंशिएशन दे रखा है वैसा ही डिफरेंशिएशन करना है। पहले फंक्शन के साथ कर देंगे, उसके बाद दूसरे फंक्शन के साथ इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है तो इनका हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। इसको वेक्टर बी क्रॉस डी ए अपॉन डी टी नहीं लिख सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस वेक्टर ए क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बी। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। अब नेक्स्ट है हमारा, क्या है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है किसका, फाई ए। फाई हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, फाई वेक्टर ए। फाई मेरा कोई भी स्केलर है, ए कोई भी वेक्टर है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, कोई भी दो वेक्टर्स प्रोडक्ट में है तो उनका क्या करते थे, पहले को ऐसे रख दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरे को ऐसे ही रख दिया और पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये भी सेम हो जाएगा। ऐसी हम बात करते हैं अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ABC। आप सब जानते होंगे ABC को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना। तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करते हैं, हमारे पास 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। 3 वेक्टर्स हैं तो तीनों का डिफरेंशिएशन करना होगा। बस इम्पोर्टेंट है कि उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है ए, तो एक क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसका ले लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी और सी के साथ में, प्लस अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे बी का डिफरेंशिएशन। तो इस बार हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया किसका, ए सी और डी बी अपॉन डी टी का, प्लस अब क्या करेंगे, अब सेम कर देंगे हम सी के साथ में, तो ए बी डी सी अपॉन डी टी। तो इस बार क्या हुआ कि ए और बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया गया है किसके साथ में, डी सी अपॉन डी टी के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान दें। ए बी सी 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो, प्लस उसके बाद दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो, प्लस तीसरे वाले का साथ डिफरेंशिएशन करके उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो। यही इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, कैन द वेक्टर ए हैज़ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो हम जानते हैं दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के साथ में हमें हमेशा ही एक स्केलर वैल्यू मिलती है या एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, ना कि एक वेक्टर। तो इन्होंने यही कहा है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की तो बात कर नहीं रहे। अब डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट। अब किस किस चीज़ का, वेक्टर ए डॉट डी ए अपॉन डी टी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तब मैं ये कहूँगा जो वेक्टर ए है तो वो वेक्टर ए हैज़ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ऐसे ही इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं द वेक्टर ए हैज़ द कांस्टेंट डायरेक्शन। इस बार हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। और डायरेक्शन आप सब लोग जानते होंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू अगर 0 है तो हम कहेंगे वेक्टर ए जो है हैज़ द कांस्टेंट डायरेक्शन। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो कहेंगे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तब कहेंगे कांस्टेंट डायरेक्शन। ऐसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कैन द वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर देन। अब ये वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, हम भी जहाँ कैलकुलस में पढ़ा होगा किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 आता है। तो सेम यहाँ पर भी है, अगर वेक्टर मेरा कांस्टेंट वेक्टर है इसका मतलब ये हो गया कि उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब हम इसमें आगे बात करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में, कि कोई भी वेक्टर है या कोई मूविंग पार्टिकल्स है तो उसका वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन क्या होगा। लेट अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ कर्व
हुज वेक्टर इक्वेशन इज आर इक्वल टू एफ टी। तो मैं क्या करता हूँ, एक पार्टिकल लेता हूँ जो कि मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा होगा तो कोई ना कोई पाथ तो क्रिएट कर ही रहा होगा, कोई ना कोई उसका पाथ होगा, कोई ना कोई उसका कर्व होगा। तो मैंने कह दिया कि कर्व है पी क्यू, मैंने यहाँ पे कर्व ले रखा है। और इस कर्व का इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ टी इसका इक्वेशन है। एंड पी एंड क्यू बी टू कॉन्जुगेटिव पोजिशंस एट ए टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। मतलब क्या हुआ कि किसी समय पर ये इस पॉइंट पर है और उसके थोड़ी देर बाद वो है इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर आ गया। और पी और क्यू के बीच में कितना टाइम लिया उसने, डेल्टा टी टाइम लिया है। तो अगर मैं पी के कोई कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, आर कॉमा थीटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो क्या होंगे मेरे एक्स वाई जेड। और डेल्टा टी सामने टाइम लगा है। और आपको एक चीज़ पता होगी, किसी भी कर्व को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो उसकी डिस्टेंस को आर से या डिस्प्लेसमेंट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा टी समय में पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर, और एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, ये पी क्यू कर्व था, इसका एक माइनर सा एलिमेंट या माइनर सेगमेंट ले लेते हैं, वो क्या है हमारा डेल्टा आर, और कह देते हैं कि ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकल को चलने में डेल्टा टी टाइम लगा है। तो हमें करना क्या है, तो कह रहे हैं देन द वेलोसिटी बी एंड द एक्सेलरेशन ए आर। हमको इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी क्या होगी, सबसे पहले चेक करते हैं। मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ वेलोसिटी को। तो बी इक्वल होगा किसके, लिमिट जो डेल्टा टी टाइम लिया था मैंने, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या हुआ, लिमिट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बी के। लेकिन लिमिट जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अब इसका क्या खेल है, ये डेल्टा टी का मतलब ये हो गया जो हमने टाइम लिया था डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो अगर जीरो की तरफ जाए, जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है वो अगर जीरो हो जाए तो दोनों पॉइंट ही इस तरह से मिल जाएंगे, एक पॉइंट हो जाएगा और पॉइंट लाई करेगा हमारे कर्व पर पी क्यू। तो अब इसको अगर लिमिट फॉर्म से हटा के मैं आगे सही से लिखूं तो ये हो जाता है मेरा कितना, डी आर अपॉन डी टी। तो ये हो गई मेरी वेलोसिटी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक स्पेस में कोई भी पॉइंट पी क्यू लिए थे और कर्व लिया था। ऐसे ही मैं बात करता हूँ इसके एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन इसका क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर वेलोसिटी होती है उसका डिफरेंशिएशन मैं कर देता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। बस उसी कॉन्सेप्ट का हमको यहाँ पर यूज करना है। तो वेक्टर ए, तो इसको डिफरेंशिएशन के इक्वल ना लिख के डायरेक्ट पहले इसको समेशन फॉर्म में लिखें या फिर लिखते हैं लिमिट फॉर्म में, डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेवर बी अपॉन डेवर टी। और अगर आप लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें मिलता है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, डी वी अपॉन डी टी। क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट था आर, अगर उसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दें, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये भी मेरा किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के। ऐसे ही हमने जो पॉइंट लिया था P, अगर हम बात करते हैं उसके कार्टेशियन पॉइंट के बारे में, कह रहे हैं इफ़ P इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, देन, अब P पॉइंट था हमारा, कोई भी हमने स्पेसिफिक पॉइंट लिया था, मान लीजिए हमारा एक्स वाई जेड कोई 3D है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं P एक्स वाई जेड, एक इसका पॉइंट ले लिया मैंने। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है P, कार्टेशियन फॉर्म में हमने ले रखा है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। अगर हम इस पॉइंट P को O से या इसके ओरिजिन से मीट कराते हैं तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई जेड हैं, लेकिन अगर पॉइंट P का हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अगर इसी कोऑर्डिनेट को, पॉइंट P की पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिखूं मैं, तो मैं वेक्टर फॉर्म में इस पॉइंट की पोजीशन को कैसे लिखूंगा, वो लिखूंगा मैं कैसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्योंकि हम जानते हैं जो ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स लेते हैं हम, उनके साथ में अगर आई जे के लगा दें तो वो वेक्टर में बन जाता है और कहलाता है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। क्योंकि हमारे पास पॉइंट P यहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई जेड दे रखा था, तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखूँ
और रिप्रेजेंट किससे होगा मेरा पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ओपी से। तो ओपी किसके इक्वल होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर पी है, इसी को आर कॉमा थीटा से भी रिप्रेजेंट किया था मैंने पोलर कोऑर्डिनेट में। तो आर कॉमा थीटा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक की जो एंगल है ये तो थीटा होगा, लेकिन जो ओपी की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, आर के। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओपी की एक बार डिस्टेंस आर है, तो एक बार हमने ओपी को रिप्रेजेंट किया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो वेक्टर आर इक्वल होगा मेरा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर आर जो है किसके इक्वल होता है। आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, खुद ही एज्यूम करना होगा कि वेक्टर आर है या किसी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन है। वेक्टर आर से रिप्रेजेंट होगा और वेक्टर आर जो इक्वल होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से। वेयर आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है, के कैप जेड एक्सिस के अलोंग है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं आगे द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कि हमने फाइंड आउट किया था वेक्टर फॉर्म में, कोई भी पोजीशन वेक्टर आर ले रखा था मूविंग पार्टिकल का, तो उसकी वेलोसिटी निकली थी डी आर अपॉन डी टी, और एक्सेलरेशन निकल के आया था डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में, मतलब हमें जो वैल्यूज़ चाहिए या फार्मूला चाहिए वो हमें एक्स वाई जेड में चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम वही। तो इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी इक्वल होगी किसके, डी एक्स अपॉन डी टी। बस करना ये है, उसमें आर की वैल्यूज़ को हमें पुट कर देना है और डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। ये हो गई मेरी वेलोसिटी। ऐसे ही हम बात करते हैं इसमें इसके एक्सेलरेशन के बारे में। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्सेलरेशन में हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना होता है। तो वो होगा डी टू आर या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन किसी भी मूविंग पार्टिकल का इन द स्पेस। ऐसे ही इसको इस तरह से ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा वेक्टर में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बस वही है कि आपसे इस बार इसके कंपोनेंट्स पूछेंगे कि जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। कंपोनेंट्स का मीनिंग समझते हैं क्या है, कंपोनेंट्स का मीनिंग है आई जे के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं वही हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखूँ, वेलोसिटी मेरी ये रही, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लिखूँ तो कंपोनेंट्स क्या होंगे मेरे, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी। तो कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी कोमा डी वाई अपॉन डी टी कोमा डी जेड अपॉन डी टी। ये मेरे कंपोनेंट्स हैं किस चीज़ के, वेलोसिटी के। सेम मैं बात करूं अगर एक्सेलरेशन के केस में, तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कोमा डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर कोमा डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। ये मेरे कंपोनेंट्स हो गए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के। तो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में। ये कुछ नया नहीं है, आपने ये बीएससी में बहुत ही बार पढ़ा होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर। बस आपको इसमें याद रखने की ये ज़रूरत है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे कह रहे हैं तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई डेल, वेक्टर डेल, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ट्राइंगल सा अपोजिट ट्राइंगल बना रखा है, तो इसके ऊपर वेक्टर लगा रखा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में। और इसको हम बुलाते हैं किस चीज़ से, डेल। और डेल ना कह के हम इसे एक नाम और देते हैं, तो वो क्या है हमारा, नेबुला। तो हम इसको डेल भी कहते हैं और नेबुला भी कहते हैं।
लेकिन नेबुला जो है थोड़ा सा टफ पड़ता है बोलने में, इसलिए मोस्टली इसका कॉमन जो यूज करते हैं वो एज ए डेल करते हैं। तो वेक्टर डेल इज इक्वल टू होगा किसके, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड। ये आई जे के जो है इनके साथ कैप लगा हुआ है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, यूनिट वेक्टर्स को अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि कुछ अधूरे से नहीं लग रहे हैं ये आपको, कि इनके साथ कुछ फंक्शन ही नहीं है, कि आई दे रखा है डेवर अपॉन डेवर एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में दे रखा है, लेकिन आपको ये दिया ही नहीं है कि ये डिफरेंशिएशन करना किसका है। आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये थोड़ा अधूरा दिया हुआ है, लेकिन ये अधूरा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर के बारे में। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, जब इसके साथ कोई फंक्शन को ऑपरेट किया जाएगा तब ये डिफरेंशिएशन के जैसे काम करेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक ऑपरेटर है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं लाप्लेसियन ऑपरेटर के बारे में। लाप्लेसियन ऑपरेटर क्या है, कहें तो लाप्लेसियन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई डेल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने वेक्टर तो लगाया ही नहीं है, गलती होगी मेरे से। नहीं, डेल स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर इक्वल होगा वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल। तो करें द लाप्लेसियन ऑपरेटर इज डिनोटेड एज डेल स्क्वायर एंड इज डिफाइंड एज डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल डॉट डेल। एक डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो बार इस चीज़ की तो क्या आएगी हमें, और हमें पता है कि डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू होती है आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड। और आप एक चीज़ देखते हैं कि किसी भी वेक्टर्स की उसी के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक तरह से उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड हो जाता है तो कैसे लिखेंगे उसको, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। हम देखते हैं हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो होता है किसके होगा, ए स्क्वायर के। सेम वही है, यहाँ पर ए की जगह हमने पुट कर दिया है डेल को, तो डेल डॉट डेल वेक्टर डेल इक्वल होगा डेवर टू अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर टू अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर टू अपॉन डेवर जेड स्क्वायर। यहाँ पर आई जे के नहीं आएंगे क्योंकि उनकी डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से वैल्यूज़ जो है 1 हो गई हैं। एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं लेट एफ इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, मतलब जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड का है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। कोई इक्वेशन है, क्या चीज़ है, डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रही है कि कोई भी फंक्शन अगर इसको सेटिस्फाई करता है देन इट इज़ कॉल्ड अ हार्मोनिक फंक्शन। आपसे पूछ लिएगा एग्जाम में, कोई भी फंक्शन दे देगा, कहेगा कि ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल करना है, क्या है, उस फंक्शन का डेल स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। मतलब डेल स्क्वायर एफ अगर 0 आ जाता है तो वो फंक्शन मेरा हार्मोनिक फंक्शन होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन। तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि डेल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जो कि हमारा कहलाता है लाप्लेसियन ऑपरेटर, और जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है इसकी वैल्यू ये होती है। और इम्पोर्टेंट ये है कि हार्मोनिक फंक्शन, ये बहुत ही रेयर केस में पूछेगा, जब एग्जामिनर चाहेगा कि आपको घुमाया जाए तभी हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पूछेगा, अदरवाइज हार्मोनिक फंक्शन के बारे में नहीं पूछा जाता है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस के बारे में, कि स्केलर पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी क्या कहती है, कहती है इफ करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट पी इज इक्वल टू पी एक्स वाई जेड, मतलब कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो ऑफ द रीजन आर, कोई एक रीजन आर दे रखा है, देयर करस्पॉन्ड अ स्केलर क्वांटिटी। अब इतने वर्ड्स का मीनिंग क्या हो गया, उन्होंने स्पेस में एक रीजन ले रखा है जिसको रिप्रेजेंट किया है इन्होंने आर से, और कहा है कि इस रीजन में एक पॉइंट ऐसा होगा पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड, क्योंकि ये 3D है इसलिए इसमें एक्स वाई जेड तीनों ही होंगे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इस स्पेस में भी उस रीजन में एक पॉइंट ऐसा हुआ जो कि सिलेक्ट किया हुआ है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है स्केलर मिलेगी।
तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन को स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। इसका बस इतना ही यूज है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। अगर इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू वेक्टर मिल जाती है तभी हम कहेंगे कि ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट पी, मतलब इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कहीं पर भी इसका कोई एक पॉइंट पी हो जहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू अगर स्केलर की जगह पर वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है, इस फंक्शन की अगर वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है तो उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन को वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहेंगे। इनका कोई भी यूज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाने लगे कि वेक्टर पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं तो एटलीस्ट आप डिफाइन तो कर सकते हैं। इनका मैंने देखा है एग्जाम में कोई भी यूज़ नहीं है, ना आपसे लिख कर आएगा ना आपसे डेफिनेशंस पूछेगा। अब हम इसमें बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट से ही पूछे जाते हैं और जो 12 स्टैंडर्ड का होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ग्रेडियंट के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़ा अलग घुमा घुमा के पूछे जाएंगे जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है। तो ग्रेडियंट है द ग्रेडियंट और द स्लोप। ग्रेडियंट को ही हम स्लोप भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो ढलान है या फिर किसी भी कर्व का स्लोप जो होता है उसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो कहें द ग्रेडियंट और द स्लोप ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई, फंक्शन है एक्स वाई जेड का। ये इस तरह से लिखने का मतलब ये है, ये दर्शा रहा है या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फाई है फंक्शन है एक्स वाई जेड का, इज यूजली रिटन एज ग्रेडियंट फाई और ग्रेड फाई। अगर हम इसके ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो किसी फंक्शन का फाई का तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ग्रेड फाई से, या फिर पूरा लिख देंगे ग्रेडियंट फाई। मोस्टली हम क्या करते हैं कि इतना लंबा ना लिखकर सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं ग्रेड फाई। एंड इज डिफाइंड एज, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये डिफाइन कैसे होता है। तो जो ग्रेड फाई होता है उस ग्रेड फाई की वैल्यू क्या होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेड फाई इक्वल होगा, सबसे पहले देखते हैं ग्रेड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, वेक्टर डेल, और ये फाई। याद रखना ये फाई एक स्केलर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाई मेरा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड लिखाया है, ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन। फाई मेरा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये आप हमेशा याद रखना। ग्रेडियंट हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी या स्केलर फंक्शन का ही फाइंड आउट किया जाता है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू हो गई डेल फाई और डेल को ऑपरेट कर देते हैं तो हो जाएगा आई डेवर अपॉन डेवर एक्स और साथ में फाई प्लस जे कैप डेवर फाई अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर फाई अपॉन डेवर जेड। ये हो गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि हमने जो ग्रेडियंट फाइंड आउट किया वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का था। फाई एक एक्स वाई जेड में स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा था इन्होंने, लेकिन हम देखते हैं ग्रेड फाई की वैल्यू क्या मिली, आई जे के में वैल्यू मिल रही है ना। इसका मतलब ये हो गया ग्रेडियंट भले ही हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन का फाइंड आउट किया लेकिन उसके बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिली हमें वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। आप आई जे के यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आई जे के अगर आंसर में आ रहे हैं इसका मतलब ये हो गया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। सीधे सीधे नहीं पूछेगा, बस आपको इसी टॉपिक का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है कि वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है ग्रेडियंट निकालने के बाद में, लेकिन ग्रेडियंट निकाला जाता है हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी का। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाते हैं, आप डायरेक्ट ही बिना किसी कैलकुलेशन के इसका आंसर ला सकते हैं। और कह रहे हैं हुज कंपोनेंट्स आर, मैंने आपको इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना आपको बताया था। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो जो मेरे आई जे के होते हैं उनके कोफिशिएंट्स को ही तो हम कंपोनेंट कहते हैं। तो आई का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स, डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स कॉमा डेवर फाई अपॉन डेवर वाई कॉमा डेवर फाई अपॉन डेवर जेड। ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे हो गए कंपोनेंट्स। किस चीज़ के, कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन।
तो जो चीज़ मैंने आपको अभी वर्बली बताई थी मैं उसको ये लिखवा दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है? तो पॉइंट है द ग्रेडियंट या फिर द ग्रेड इज ऑलवेज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ग्रेडियंट को, तो करें द ग्रेड इज ऑलवेज टेकन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। ये मैं आपको एक आम भाषा में लिख रहा हूँ, कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन कर कर नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में लिख रहा हूँ। ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी what the resultant we get is a vector quantity। हमेशा याद रखना आप ये चीज़ कि भले ही स्केलर क्वांटिटी का हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हो, लेकिन फाइंड आउट करने के बाद जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो हमेशा ही एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो लिख लेते हैं, इसको भी लिखा देता हूँ आपको जिससे कि याद रहे। स्केलर क्वांटिटी से हमें निकल के आती है क्या चीज़? वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको लिखाना चाहता हूँ और ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। आपसे ये सीधे फार्मूला ही पूछ लिए जाएंगे कि ये इसके फार्मूले क्या होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या है? हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है या फिर हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है किस चीज़ का? दो फंक्शंस का, एफ प्लस माइनस जी। दो फंक्शंस हैं, एक बार वो प्लस के साथ में है और एक बार वो माइनस के साथ में है, तो उसका ग्रेडियंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सेम वैसा ही है जैसा हम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन किया करते थे। पहले फंक्शन का निकाल लो, उसके बाद प्लस माइनस दूसरे फंक्शन का निकाल लो। मतलब क्या हुआ कि ग्रेडियंट या फिर ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस ग्रेड ऑफ जी, ये हो गया एफ और जी का ग्रेडियंट जब वो एडिशन के साथ हो और साथ ही साथ या फिर सब्सट्रैक्शन के साथ में हो। ऐसे ही हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। इस बार हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है जब हमारे एफ और जी जो हैं मल्टीप्लाई में हो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया है, तो प्लीज़ आपसे रिमाइंड करा दूँ, ये डॉट क्रॉस किसी टाइप की डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे डॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंपल प्रोडक्ट को, क्योंकि एफ भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और जी भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और स्केलर्स के बीच में आप डॉट लगाइए क्रॉस लगाइए कुछ भी मतलब नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर प्रोडक्ट के साथ में दो फंक्शन दे रखे हैं, उनका ग्रेडियंट हमें फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो करना कि ये है कि पहले हम पहले फंक्शन को ऐसे ही रख लेते हैं, एफ को ऐसे ही रखा, क्या हो गया हमारा? ग्रेड ऑफ जी, सेकंड फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया है। प्लस अब क्या करेंगे, इस बार मैं सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रख देता हूँ और अब निकालूंगा पहले फंक्शन का ग्रेडियंट, तो ग्रेड ऑफ एफ, ये हो गया मेरा ग्रेड ऑफ एफ इंटू जी, मतलब एफ ग्रेड जी प्लस जी ग्रेड एफ। ऐसे ही मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट दो फंक्शन है जो कि अपॉन में है, एफ अपॉन जी। इसका हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो इसके ग्रेडियंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जैसा हम कैलकुलस में किया करते थे सेम वही है कि नीचे वाला फंक्शन है उसका आप स्क्वायर कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, और नीचे वाला जो फंक्शन था उसको ऐसे ही रखें, ऊपर वाले फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लें, तो ग्रेड एफ। अब माइनस लगाएं, अब पहले फंक्शन को ऐसे ही रख लें जैसे कि मैंने यहाँ पर रख लिया। अब जो फंक्शन नीचे था उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लें, तो ग्रेड जी। तो एक बार और देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रेड एफ अपॉन जी इक्वल होगा जी ग्रेड एफ माइनस एफ ग्रेड जी अपॉन जी स्क्वायर। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट जो रखा है, कह रहे हैं एफ इज अ कांस्टेंट वेक्टर। अरे कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है या फिर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आता है ना, और ग्रेडियंट भी एक डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रेड का मीनिंग ही ये हो गया कि स्लोप है, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, डेल या फिर मैं कह दूँ इसे ग्रेड, ग्रेड एफ इज इक्वल टू जीरो। इस ग्रेड एफ को डेल एफ भी लिख सकता हूँ मैं, तो डेल एफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी? जीरो के। तो मैं कह दूंगा कि जो वेक्टर है कांस्टेंट वेक्टर है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं ग्रेडियंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में।
आपसे सीधे एग्जाम में कभी कभार ही ग्रेडियंट पूछा जाता है, अदरवाइज जो है थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा जाएगा। आपसे ग्रेडियंट ही तो पूछना है, लेकिन आपसे डायरेक्ट ग्रेडियंट नहीं पूछेगा। वो क्या कहेगा कि आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अगर आपको ये वर्ड लिखा हुआ ना मिले डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा कि डिफरेंशियल डेरिवेटिव। तो मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहूँ या डिफरेंशियल डेरिवेटिव कहूँ, एक ही बात है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव और द डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। आपको पता ही है हमने फंक्शन कौन सा चूज किया था। कोई भी आप नाम दे दें, इसे कोई भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है फाई एट एनी पॉइंट। मैं थोड़ा सा इसे टफ करता हूँ क्योंकि इसमें पॉइंट्स के बारे में भी पूछा जाता है। एट एनी पॉइंट पी आपसे ये पूछेगा कि फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव और डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एट एनी पॉइंट पी। अब क्या करोगे आप, इसमें कहीं पे भी ग्रेडियंट का जिक्र किया हुआ है इन्होंने, कुछ भी नहीं लिखा है ग्रेडियंट के बारे में कि ऐसा कुछ पूछा हो। लेकिन क्या है, ये छुपा हुआ है कि किस चीज़ के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ग्रेड फाई के। हमें ग्रेडियंट ही तो फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ग्रेड फाई के। और इन्होंने पॉइंट के बारे में जिक्र किया है तो उस पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेंगे हम। ऐसे ही मैं आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी कराने वाला हूँ जिसमें एक वेक्टर भी होगा, एक पॉइंट भी होगा। तो आपसे पूछेगा कि उस डायरेक्शन में फाइंड आउट कीजिए। ये मैं आपको बार बार नहीं कराऊंगा, पहले मैं एक बार करा देता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है तो आप इसको कर दीजिए। कह रहे हैं क्या, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डिफरेंशियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। आपको पता ही है स्केलर पॉइंट फंक्शन हम कौन सा लेते हुए आ रहे हैं, फाई इन द डायरेक्शन, इम्पोर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर देंगे आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। चलिए इसमें एक पॉइंट को भी इंक्लूड कर देते हैं, एट एनी पॉइंट पी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर हमने आपको एक वेक्टर भी दिया है जिसकी डायरेक्शन में हमको डिफरेंशियल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ में एक पॉइंट भी इंक्लूड किया है कि हमें उस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप याद रखना हमेशा इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेड फाई, इतना। ठीक है, अब इन्होंने इसके आगे कहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इतना ही तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कहा है तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट ए कैप। ये हो गया मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसके आगे भी इन्होंने कह रखा है, कह रहे हैं एट एनी पॉइंट पी। अब इतना कुछ निकालो, उसके बाद साथ में एक पॉइंट पी भी लगा दो, तो ये हो गया ग्रेड फाई डॉट ए कैप, और सेटिस्फाई कर देंगे पॉइंट पी को उस पर। तो ये हो जाएगा मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एट एनी पॉइंट पी। मैं आपको इसके अलावा ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं लिखूंगा, बस आप एक बार में ये चीज़ समझ लीजिए कि जब भी इन द डायरेक्शन बोले, वेक्टर ए हो या पी और क्यू दे रखे हो, तो वहाँ से पी क्यू फाइंड आउट करके एक वेक्टर ले लेंगे, तो उस वेक्टर का हम पी क्यू कैप निकाल लेंगे। तो इन द डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में, मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल के जो ग्रेड फाई होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और पॉइंट को सेटिस्फाई करा लेंगे। तो ये हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए एट एनी पॉइंट पी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान रखना। इसी में एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, कहेंगे फाइंड आउट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। क्या,
कहेंगे फाइंड आउट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। अब ये क्या वाला हो गई, कुछ भी नहीं है, वर्ड्स अलग अलग किए गए हैं, आपसे निकलवाना तो उसे ग्रेडियंट ही है। तो नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस अगर आपसे कभी भी पूछे तो आपको बस इतना करना है, उस फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेना है। नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या होगा, इज इक्वल टू ग्रेड फाई। अभी इसमें ये भी कह सकती हैं कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड आउट कीजिए, तो उसके साथ उस वेक्टर का ए कैप ले लेंगे, जैसे कि वहाँ पे लिया था, मतलब उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। अब वो कहे कि एट एनी पॉइंट पी, तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देंगे। तो मैं इसको बार बार ना लिख के मैंने आपको एक बार समझा दिया है, जब भी इन द डायरेक्शन मिले उसका कैप निकाल लो, और पॉइंट पी कहे तो उस पॉइंट पर उसे सेटिस्फाई कर दो, ये हो जाएगी उसकी वैल्यू। ऐसे ही इसमें एक और चीज़ कहेंगे ये कि फाइंड आउट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब ये क्या चीज़ है, कह रहे हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। नॉर्मल वेक्टर तो फाइंड आउट करना है हमें इस बार, लेकिन यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाइंड आउट करना है। अब ये क्या चीज़ होती है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ये क्या चीज़ होती है, फिर से वही है, बस शब्द बदले गए हैं, चीज़ वही है। आपको पता ही होगा कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज़ का। तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या होता है, वो होता है मेरा ग्रेड फाई। लेकिन मेरे को तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले ग्रेड फाई निकालो। ग्रेड फाई निकाल लिया, अगर मैं उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दूं, मतलब मॉड ऑफ ग्रेड फाई, तो मुझे यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कोई वेक्टर ए होता है, तो वेक्टर ए का मुझे ए कैप फाइंड आउट करना हो तो ए कैप इसकी इक्वल होता है, तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है नहीं। तो यही तो यूनिट वेक्टर होता है। तो इन्होंने बस यही कहा है कि नॉर्मल वेक्टर हमने अभी फाइंड आउट किया ग्रेड फाइव होता है, नॉर्मल वेक्टर के बाद इन्होंने कहा कि यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वैसे ही ग्रेड फाइव अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाइव, क्योंकि ग्रेड फाइव भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। इसी में हम आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। मोस्टली क्वेश्चंस ग्रेडियंट से ही मिलेंगे आपको, क्योंकि ग्रेडियंट में 5-6 प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि ग्रेडियंट में 5-6 प्रॉपर्टी हैं, निकालना ग्रेडियंट ही है हमें। बस ये है, कभी उसका नाम कुछ और दे देंगे, कभी उसका नाम कुछ और दे देंगे, कभी आपसे डिफरेंशियल डेरिवेटिव बोलेंगे, कभी आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और अगर आपको वाकई एग्जामिनर घुमाना चाहता है तो वो आपसे ये पूछेगा कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट रेट, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। बस आपको ये वर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। अब ये क्या चीज़ होती है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, कुछ नहीं है। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज जो है इक्वल होता है ग्रेड फाइव के मॉडुलस के। ग्रेड फाइव एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मॉडुलस ले लो। अगर किसी पॉइंट का जिक्र करे वो, तो यहाँ पर पॉइंट भी मैं लगा देता हूँ कि एट एनी पॉइंट निकाले तो पॉइंट पी उसको सेटिस्फाई कराने के बाद उसका मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे हम। ये है ग्रेडियंट का एक डिटेल ओवरव्यू। मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि इससे बाहर ग्रेडियंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन को देखा है, उसमें हद में हद बस यही चीज़ें पूछी गई हैं, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम इसमें आगे बात करते हैं ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस के बारे में कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं, कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यहाँ पे आप पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट करें, यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जबकि मैंने ग्रेडियंट में यहाँ पे लिखा था स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये आप नोट कीजिए। कह रहे हैं द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इक्वल टू F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप इज यूजुअली रिटन एज। इसको डाइवर्जेंस एफ को इस तरह से लिखते हैं, DIV शॉर्ट में डाइवर्जेंस ही लिखा हुआ है। ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का ही डाइवर्जेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इज डिफाइन एज, तो डिफाइन कैसे करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल होगा वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ। मैंने आपको
एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिए, ग्रेडियंट में मैंने आपको कराया था तो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं था, किसी तरह की कोई मल्टीप्लाई नहीं थी, डॉट प्रोडक्ट नहीं था, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था, वो सिंपल मल्टीप्लाई थी। लेकिन मैं यहाँ पे डॉट मैंने यहाँ पे लगाया है, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा हुआ है। इसका मीनिंग आप समझे, ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? डेल की वैल्यू किसके इक्वल होती है? डेल की वैल्यू इक्वल होती है आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड। ये वैल्यू होती है डेल की। और इसकी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो आई और आई वाले के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और के का के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतनी सारी मल्टीप्लाई के बाद हमें मिलेगा क्या, तो वो हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा डेवर ऑफ डेवर F1 अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर F2 अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर F3 अपॉन डेवर जेड। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आपको आता ही होगा, आई वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस जे वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस के वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया मेरा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कीजिए कि हमने जो निकाला था डाइवर्जेंस वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फंक्शन जो ले रखा है एक वेक्टर फंक्शन ले रखा है और लिखा भी है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लेकिन मैंने जब डाइवर्जेंस निकाला, डाइवर्जेंस निकालने के बाद मुझे जो क्वांटिटी मिली वो मुझे ये मिली। तो आप इसमें देख के बताइए कि इसमें कहीं पर भी आई जे के हैं या आई कैप जे कैप के कैप है यहाँ पे लगा हुआ? नहीं। तो ये मुझे रिजल्टेंट जो क्वांटिटी मिली वो तो एक स्केलर है। बस यही इम्पोर्टेंट है इसमें कि हम डाइवर्जेंस भले ही वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं पर जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसे मैं थ्योरी में लिखा देता हूँ आपको। कहते हैं डाइवर्जेंस इज ऑलवेज टेकन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक आम भाषा में मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो द डाइवर्जेंस इज ऑलवेज टेकन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी व्हाट द रिजल्टेंट वी गेट, what the resultant we get is a scalar quantity। ये तो मैंने आपको थ्योरी में लिखा दिया, थ्योरी में ज़्यादा कितना याद रखोगे आप। तो बस मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि भले ही हमने डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी का निकाला लेकिन हमें जो वैल्यू मिली वो एक स्केलर क्वांटिटी मिली। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन में आपको ये चेक करना है कौन सी क्वांटिटी या कौन सा ऑप्शन वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है या कौन सा ऑप्शन आपको स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। जो ऑप्शन आपको स्केलर क्वांटिटी देगा आपको वही ऑप्शन आंसर में लेना है, बाकी ऑप्शन जो है क्रॉस कर देने हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं डाइवर्जेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। कह रहे हैं द एफ जो हमने फंक्शन लिया है वो वेक्टर एफ इज सेड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दें इस पर। द एफ इज सेड टू बी सोलेनोइडल, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये वही सोलेनोइडल है। कह रहे हैं द एफ इज सेड टू बी अ सोलेनोइडल इफ़। अब इफ़ क्या है ये, कब हम किसी भी फंक्शन को सोलेनोइडल कहेंगे, तो हम कब कहेंगे जब उसका डाइवर्जेंस जो है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ अगर जीरो आ जाता है तो उस फंक्शन को हम सोलेनोइडल कहेंगे। क्वेश्चन आपसे डाइवर्जेंस से रिलेटेड पूछेगा तो वो सोलेनोइडल ही पूछेगा कि फंक्शन जो है कब सोलेनोइडल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और हैं, हालांकि कभी पूछी नहीं गई हैं, लिखा देता हूँ मैं आपको। कह रहे हैं द वेक्टर एफ इज सेड टू बी a source and vector f is said to be a sink। कि कोई भी फंक्शन f है मेरा, कब मैं उसको सोर्स कहूँगा कब मैं उसको सिंक कहूँगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, एग्जाम में अभी तक पूछे तो नहीं गए हैं
लेकिन क्या पता है एग्जामिनर का मूड कैसा हो, कब आपसे क्या चीज़ पूछ ली जाए, तो आपको लिखाना ज़रूरी है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तब मैं कहूँगा कि जो एफ है वो एक सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं कि एफ इज सेड टू बी अ सिंक। अब कोई भी फंक्शन एफ है उसको सिंक में कब कहूँगा, तो मैं सिंक कहूँगा जब जब उसका डाइवर्जेंस जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। अगर डाइवर्जेंस किसी फंक्शन का लेस देन 0 है तो वो मेरा सिंक हो जाएगा, और अगर किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस जो है ग्रेटर देन 0 है तब वो मेरा सोर्स हो जाएगा, और अगर डाइवर्जेंस 0 है तो वो मेरा सोलेनोइडल हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी मैं आगे आपसे डाइवर्जेंस से रिलेटेड और कर्ल से रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करूँगा। लगभग 15 ट्रिक्स हैं जो कि आपके इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। विद इन सेकेंड आपके आंसर्स आ जाएंगे। अगर आप उसको डिटेल में करेंगे तो कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। थोड़ा लंबा है पर यूज़फुल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी कैंडिडेट का टाइम वेस्ट हो। अगर कोई कैंडिडेट वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो हेल्पफुल है। आपको इस वीडियो में पूरा कंटेंट मिलेगा, इस वीडियो के अलावा कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कर्ल के बारे में। कर्ल क्या होता है? एक्चुअली कर्ल का मतलब क्या होता है? कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, कि उसका रोटेशन किस तरह से है। कोई भी स्पेस में एक पॉइंट ले लेता हूँ या कोई फंक्शन है तो उसका रोटेशन किस तरह से है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट करता है मेरा कर्ल। तो करें द कर्ल और द रोटेशन मैंने लिख रखा है। हालांकि आपसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखने की जरूरत, लेकिन फॉर द इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। कर्ल, तो कर्ल क्या होता है? द कर्ल और द रोटेशन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एक चीज़ नोट की आपने यहाँ पे कि ये भी मेरे वेक्टर क्वांटिटी का ही फाइंड आउट किया जाता है। क्या है? तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन कि कर्ल भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी का ही फाइंड आउट किया जाता है। एफ इज इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप इज यूजली रिटन एज कर्ल एफ एंड इज डिनोटेड बाई, ठीक है देखते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो कर्ल एफ को लिखेंगे कर्ल एफ इज इक्वल टू, अभी हमने आपको लिखाया डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस में, तो कर्ल में क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ है वो रिप्रेजेंट करता है कर्ल एफ को। अब ये तो मैंने लिख लिया, इसको सॉल्व कैसे करूँगा? तो सॉल्व करने के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना रखा है जो कि 12 स्टैंडर्ड का पूरा कंप्लीट कराया है मैंने। ये हायर मैथमेटिक्स का मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, इसका पार्ट 1 मैं पहले करा चुका हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आई जे के लिख लेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लिया मैंने। डेल पहले है तो पहले डेल ही लिखा जाएगा। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर वाई और डेवर अपॉन डेवर जेड। और एफ के कंपोनेंट्स क्या हैं? एफ के कंपोनेंट्स हैं F1, F2 और F3, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इन कंपोनेंट्स को अब आगे एक डिटरमिनेंट बन गया 3/3 का। क्या आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं कर सकते? अगर आपने डिटरमिनेंट से रिलेटेड वीडियो कोई देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं आपको आई बटन में अवेलेबल करा दूंगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है कर्ल से रिलेटेड। तो क्या है? कह रहे हैं इफ़ एफ इज़ एन इरोटेशनल वेक्टर। जो एफ है इरोटेशनल है। आप एक वर्ड यहाँ पे नोट कीजिए, इरोटेशनल। जब भी आपसे इरोटेशनल कहे आपको आंखें बंद करके बस उसका कर्ल फाइंड आउट कर लेना है और 0 आ जाना चाहिए। तो कर्ल एफ की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम कहेंगे जो एफ है वो इरोटेशनल होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारा कर्ल होता है, तो हमने अभी देखा कर्ल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी का फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट हमने वेक्टर क्वांटिटी का किया, लेकिन उसके बाद जो हमें वैल्यू मिली ये है, ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो याद रखना वेक्टर क्वांटिटी का फाइंड आउट करेंगे और वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो ये ऐसा केस किसका होगा? कर्ल का। और अगर वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर मिल रहा है मतलब डाइवर्जेंस, और अगर स्केलर से हमें वेक्टर मिल रहा है इसका मतलब हो गया हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपनी वेक्टर कैलकुलस के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जो कि 3 ही थ्योरम हैं, ग्रीन थ्योरम,
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीन थ्योरम की कि ग्रीन थ्योरम क्या होती है। ठीक है, पढ़ते हैं। ग्रीन थ्योरम जो है 2D के लिए अवेलेबल है। इसका ही एक अल्टरनेटिव है जो कि स्टोक्स थ्योरम है, जो कि 3D के लिए है। हम स्टोक्स थ्योरम से ही ग्रीन थ्योरम को भी आगे प्रूव कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है कि स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब उसमें इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट और इनके फार्मूला को याद करें, क्योंकि इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट हालांकि इतने नहीं पूछे गए हैं, कभी कभार ही पूछे गए हैं, लेकिन जो फार्मूला है ये आपसे कई बार पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ़ फाई एक्स वाई, मतलब कोई एक फंक्शन है एक्स वाई का और एक फंक्शन और दे रखा है एक्स वाई में। इफ़ फाई एक्स वाई एंड साई एक्स वाई बी टू कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है किस में, विद इन द क्लोज कर्व सी। कोई एक कर्व ले लिया हमने स्पेस में, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ 2D की, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई एक कर्व ले लेते हैं या फिर कोई भी एक रीजन ले लिया इस तरह से। तो इसमें कोई फंक्शन दो ले लिया हमने, एक यहाँ पे फाई ले लिया, एक साई ले लिया। ये दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है विद इन द क्लोज कर्व। इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई जो है इक्वल होगा किसके, डबल इंटीग्रेशन। अभी डबल इंटीग्रेशन कहूँ इसे या मैं सरफेस इंटीग्रेशन कहूँ, एक ही बात है। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना होता है। हम यहाँ पर डी वाई के साथ में जो फंक्शन दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे साई दे रखा है डी वाई के साथ में, तो सबसे पहले इसका एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन, डेवर साई अपॉन डेवर एक्स। अब माइनस लगाइए, माइनस लगाने के बाद अब जो डी एक्स के साथ में फंक्शन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर फाई दे रखा है, तो फाई का अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा बाई के साथ। मतलब ये उल्टा हो गया कुछ कि x के साथ में जो था उसका y के साथ डिफरेंशिएशन होगा और y के साथ में जो था उसका x के साथ में डिफरेंशिएशन होगा, और बीच में आएगा मेरा माइनस का साइन, और एंड में आएंगे dx और dy, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन के लिए हमें dx और dy दोनों लिखने होंगे। हम बात कर रहे हैं ग्रीन थ्योरम के बारे में, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ग्रीन थ्योरम कन्वर्ट करती है लीनियर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, मतलब C/S। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सी थ्योरम किस इंटीग्रल को किस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रही है। अब हम आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के बारे में, जो कि है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, ठीक है आइए देखते हैं। कह रहे हैं इफ एफ बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन विद इन द सरफेस एस इनक्लोजेस द वॉल्यूम बी। अब कोई भी फिर से वही है कि अगर मेरे पास कोई 3D है, 3D में है, अगर मैंने कोई एक क्लोज कर्व ले रखा है और ये किसी वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है और एक सरफेस एस है, क्यों इसके सरफेस को हम एस कहेंगे और इसके अंदर जो होगा वो वॉल्यूम बी होगा। हालांकि ये एक रीजन आर है, या मैंने एक कर्व सी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा एस वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस इक्वल होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि हम वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डी वी। ये डाइवर्जेंस निकालने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी या फिर कहीं एक स्केलर होगा, तो उसके साथ डॉट और क्रॉस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी। याद रखना डबल इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप डी एस इक्वल होगा वॉल्यूम इंटीग्रल के डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डॉट डी वी या फिर इंटू डी वी के। अब ये ईटा कैप एफ के बारे में तो हमें पता है कि ये एफ क्या था, क्योंकि दे रखा होगा कोई ना कोई फंक्शन तो हमें दे ही रखा होगा। किसी चीज़ के बारे में हमसे पूछ रहा है तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट गिवन होगी। तो एफ हमें एग्जाम में गिवन होगा, चाहे वो जैसे वो हिडन हो या हमें ओपनली उसको शो हो रहा हो, लेकिन एफ गिवन होगा। अब हम बात करते हैं ईटा कैप की। अब ईटा कैप क्या आ गया यहाँ पे, तो ईटा कैप है, कह रहे हैं ईटा कैप इज इक्वल टू यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। जो एक सरफेस लिया है हमने यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई चीज़ ले ली, एक सरफेस एस ले लिया, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईटा कैप को। तो ये ईटा कैप है,
यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एंड वेक्टर एफ इक्वल होगा F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, क्योंकि एफ जो है मेरा कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूँ। अब ये तो एक हो गई नॉर्मल सी बात। जब भी एग्जामिनर का आपको घुमाने का मूड होगा तो वो आपको एफ की वैल्यू है डायरेक्ट नहीं देगा, वो फंक्शन की वैल्यू जो है हिडन होगी। आपको कैसे भी करके उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो फंक्शन आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो तरीका ये है, इस बार आपको जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में डबल इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से देगा। एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस करके नहीं देगा आपको, इस बार देगा F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स प्लस F3 डी एक्स डी वाई। ये इस तरह से दिया हुआ आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। अब हो सकता है इनका सीक्वेंस चेंज हो, इधर का उधर हो या फिर कहीं पे भी कर दिया हो। आपको याद रखना है जब अब आप f निकालोगे मतलब तो F1 की वैल्यू वो वाली होगी जिसमें dx नहीं होगा, F2 की वैल्यू वो वाली होगी जिसमें dy नहीं होगा, F3 की वैल्यू वो होगी जिसमें dz नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे फंक्शन निकालना होगा, यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड या फिर कोई नंबर की वैल्यू दे रखी हो और डी वाई डी जेड दिया हो, तो आप ये समझना इसमें डी एक्स नहीं है, इसका मतलब ये F1 की वैल्यू है। यहाँ पे मैंने F1 F2 F3 लिख रखी हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर F1 F2 F3 नहीं होंगे, हमें यही F1 F2 F3 जो हैं वो ढूंढने हैं। तो ढूंढेंगे कैसे? dx जिसमें नहीं होगा वो आई कैप के साथ लग जाएगा, dy जिसके साथ नहीं होगा वो जे कैप के साथ लग जाएगा, और dz जिसमें नहीं होगा वो के कैप के साथ में लग जाएगा, और मुझे इस तरह से वेक्टर f की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो फिर मैं उसका डाइवर्जेंस निकाल लूँगा, और डाइवर्जेंस निकालने के बाद मैं उसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट कर लूँगा, तो ये मुझे वैल्यू इसकी मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो कन्वर्ट करती है सरफेस इंटीग्रल को किस में? वॉल्यूम इंटीग्रल में। ये आप याद रखना कि कौन सी थ्योरम कब लगानी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सरफेस से वॉल्यूम में कन्वर्ट होती है। अब हम इसी में आगे बात करते हैं स्टोक थ्योरम के बारे में। स्टोक थ्योरम के बारे में डिटेल में नहीं करेंगे, इसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेंगे। तो देखते हैं स्टोक थ्योरम क्या है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका फार्मूला पूछा जाता है कि किसको किस में कन्वर्ट करता है और कैसे कन्वर्ट करता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम इसको जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के साथ में तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। कह रहे हैं इफ़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ एक्स वेक्टर फंक्शन एफ अराउंड एनी क्लोज कर्व is equal to the surface integral of curl f take over any surface which the curve is a boundary edge। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस। हमने अभी एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में एफ डॉट ईटा कैप था, लेकिन यहाँ पर स्टोक थ्योरम में कर्ल एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस है। इक्वल होगा किसके? लाइन इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल या लीनियर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी आर के, वेयर ईटा कैप इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये तो इसके बारे में आप पहले से ही सुन चुके हैं। अब ये कर्व इंटीग्रल या फिर लीनियर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर को अगर यहाँ पर इन्होंने जेड एक्सिस को 0 दे दिया तो ये 2 डायमेंशनल हो गया, और जैसे ही ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा तो हम इसका स्टोक थ्योरम को कन्वर्ट कर देंगे ग्रीन थ्योरम में, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ डी एक्स और डी वाई दे रखे थे। अब इसमें भी डी एक्स और डी वाई ही आएंगे, और डी एक्स और डी वाई आएंगे तो हम इसको स्टोक थ्योरम के जैसे यूज ना करके हम इसको सॉल्व करेंगे ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि रिलेटेड हैं कर्ल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट से। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सीधे लिखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए। फाई कोई भी स्केलर है, ए कोई भी वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? आपको ये 5 प्रॉपर्टी में कराऊंगा, ये 5 प्रॉपर्टी आपको टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपसे एज इट इज़ ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये इक्वल होगा किसके? फाई डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस ग्रेड, क्योंकि स्केलर का तो ग्रेड ही फाइंड आउट करते हैं, ग्रेड फाई डॉट वेक्टर ए। यहाँ पर मैंने डॉट यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट ही है, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल मल्टीप्लाई है, नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट ही है। नेक्स्ट है
कह रहे हैं हम फाइंड आउट करना है हमको कर्ल किसका, जैसे ऊपर फाइंड आउट किया था फाई ए का, अब हमें इसका कर्ल फाइंड आउट करना है। कर्ल ऑफ फाई किसके इक्वल होगा, तो फाई ऐसे ही रखा, ठीक है, कर्ल ए प्लस, अब फाई है, फाई का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाई, फाई का तो ग्रेडियंट फाइंड आउट होगा, ग्रेडियंट, अब पहले डॉट लगाता है यहाँ पे, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं कर्ल, तो पहले डॉट था अब क्रॉस आएगा। थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेट करने का कोशिश कीजिए, अगर आप इनको एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे तो ये ऊपर ऊपर चले जाएंगे और आपको याद भी नहीं होंगे। थर्ड क्या है, हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई भी कौन सी दे रखी है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हमको डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल होगा ये, तो इक्वल होगा वेक्टर बी डॉट कर्ल ए, वेक्टर बी डॉट कर्ल ए माइनस वेक्टर ए डॉट कर्ल बी, ये हो गया इसके इक्वल। अब हम बात करते हैं इसमें आगे किसके बारे में, अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो क्या है, इस बार हमें कर्ल फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, सेम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो अब इसमें हमें कर्ल फाइंड आउट करना है, कर्ल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कर्ल इक्वल होगा किस चीज़ के, वेक्टर ए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल वेक्टर ए। अब ये वेक्टर ए मैंने बाहर लगाया है, ये मल्टीप्लाई में है और सिंपल मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है, माइनस वेक्टर ए डॉट डेल और बाहर आ जाएगा मेरा वेक्टर बी। ये थोड़ा सा बड़ा है, इम्पोर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 के बारे में, वो क्या चीज़ है, तो कह रहे हैं हमें फाइंड आउट करना है ग्रेड किस चीज़ का, डॉट प्रोडक्ट का। दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनका डॉट प्रोडक्ट दे रखा है और उसका हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर बी, कर्ल ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट डेल और बाहर आ जाएगा मेरा वेक्टर बी, ठीक है, प्लस पहले यहाँ पर माइनस था अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा ग्रेडियंट के केस में, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल और बाहर आ जाएगा मेरा वेक्टर ए। सिमिलर है तो प्लीज़ को रिलेट कीजिए एक दूसरे से, जिससे कि आप इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें कि इनमें अंतर क्या है, वरना आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा, इसका इसमें घुस देंगे इसका इसमें घुस देंगे आप, तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप इसको 2-3 बार खुद से लिख के प्रैक्टिस करें इसकी, क्योंकि बहुत सिमिलर हैं, कब कर्ल ए के साथ ले लिया कब बी के साथ ले लिया, कब पहले प्लस है कब माइनस है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपसे सीधे ये रिजल्ट ही पूछे जाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर कैलकुलस में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, वो क्या था कि वेक्टर आर जो है इक्वल होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पूरी वेक्टर कैलकुलस में बस इसी का ही इस्तेमाल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। अब इतना तो आपने याद कर ही लिया होगा, इतनी देर हो गई हमें पढ़ते हुए इसके बारे में। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें, आर स्क्वायर तो किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, क्योंकि अगर आप आर का मॉड लें तो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, और जो अंडर रूट हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गई वैल्यू आर स्क्वायर की। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इससे जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो आपको याद रखने हैं। तो रिजल्ट क्या है,
अगर मैं इसका x के साथ डिफ्रेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मिलेगा 2r dr अपॉन dx किसके इक्वल होगा, 2x के, होगा ना। ठीक है, इस 2 से ये 2 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मुझे बचा क्या यहाँ से मैं देखता हूँ कि dr अपॉन dx की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, x अपॉन r के। बस यही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इतने में इस तरफ लिखा के सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि dr अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी x अपॉन r के। सिमिलरली dr अपॉन dy जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो वैल्यू आएगी y अपॉन r के इक्वल के। सिमिलरली dr अपॉन जो dz में फाइंड आउट करूँगा उसकी वैल्यू आ जाएगी z अपॉन r के। ये आप दिमाग में याद कर लीजिए, हमेशा दिमाग में रखना है, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप ये फाइंड आउट करते रहेंगे 10 सेकंड तक गवा देंगे इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं पर बेस्ड हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम ग्रेड ऑफ आर। आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे मैंने आर के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है, इसका मतलब ये है आर रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्केलर को, तो स्केलर का मतलब हो गया मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ग्रेड आर फाइंड आउट करना है। कैसे करूँगा, ग्रेड आर को मैं लिखूँगा क्या, डेल आर, और ये डेल आर की वैल्यू जो होती है इसको मैं आपको पूरा लिख के एक बार दिखा दे रहा हूँ, बाकी किसी भी फार्मूले में मैं आपको पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगा। तो इस डेल की वैल्यू क्या है, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड। मैंने बहुत सारी जगह पे सिंपल आई जे के बोल दिए हैं, मीनिंग उनका वही है, आई कैप जे कैप और के कैप, और आर मेरा कोई भी यहाँ पर एक स्केलर है। ठीक है, अब मैं आर को अगर अंदर ऑपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आई डेवर आर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे, एक कैप हैं सारे, डेवर आर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर आर अपॉन डेवर जेड। ये मिला आपको। अब मैंने आपको इनकी वैल्यूज़ अभी अभी निकलवाई थी, क्या थी, आई एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप, इसका भी कैप, वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। ये तो हो गई इसकी वैल्यूज़। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से 1/r कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और जो कि इक्वल होता है किसके, वेक्टर आर के। तो मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ से क्या मिला, वेक्टर आर अपॉन आर। और आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि आर अपॉन वेक्टर वेक्टर आर अपॉन आर क्या होता है, आर जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मॉडुलस को, जो आर जो है इसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, जो ए कैप होता है कोई वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। सेम ये भी तो है, यहाँ मेरा वेक्टर आर है और उसका अपॉन में उस मॉडुलस है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता इसकी वैल्यू आर कैप के इक्वल होगी। तो बस इम्पोर्टेंट ये है कि जो ग्रेड आर की वैल्यू होगी, ग्रेड आर जो है इक्वल होगा आर कैप के या वेक्टर आर अपॉन आर के। एक ट्रिक तो ये है, इसका यूज किया जाएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, इस पर बेस्ड और ट्रिक्स निकलेंगी। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड ट्रिक के बारे में। तो सेकंड ट्रिक क्या है कि ग्रेड फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का, एफ आर स्केलर फंक्शन है ऑलवेज, आप हमेशा याद रखना कि ग्रेड तो हमेशा स्केलर का ही फाइंड आउट किया जाता है। तो एफ आर कोई भी स्केलर फंक्शन या स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो उसको निकालेंगे कैसे, रिप्रेजेंट करेंगे डेल एफ आर से, और किसके इक्वल होगा, डेल का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम कैलकुलस में किसी का डिफ्रेंशिएशन किया करते थे तो उसके ऊपर एक बार लगा दिया करते थे कि एफ डैश आर, डैश रिप्रेजेंट कर रहा है एक बार डिफ्रेंशिएशन को, उसके बाद उसके अंदर की जो क्वांटिटी हुआ करती थी उसका हम डिफ्रेंशिएशन किया करते थे इनटू, अब मुझे क्या मिलेगा, डेल आर। अब ये डेल आर है,
और डेल आर की वैल्यू मैंने आपको अभी अभी निकलवाई थी कि डेल आर जो मेरे किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आर कैप के। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू आर कैप। ये इंटू है, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। अब हम इसमें बात करते हैं अपनी तीसरी ट्रिक के बारे में। तो तीसरी ट्रिक क्या है, तो कह रहे हैं हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है। क्या चीज़, ग्रेड फाइंड आउट करना है आर की पावर एन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। आपको इस तरह से थ्योरेटिकल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा सिंबॉलिक फॉर्म में। मतलब इस तरह से होगा लिखा हुआ, डेल आर की पावर एन। ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व कराने की ज़रूरत है नहीं, आपको ये याद करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस जो हैं विदिन सेकंड सॉल्व करने हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी एन आर की पावर एन माइनस टू वेक्टर आर। ये होता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट, ये आपको याद रखना है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक जो कि रिलेटेड है ग्रेडियंट से ही। तो वो क्या है कि हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। क्या, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर। वेक्टर ए कोई भी कांस्टेंट वेक्टर होगा, प्लीज़ ध्यान दीजिए मेरे वर्ड्स पर। वेक्टर ए जो है एक कांस्टेंट वेक्टर गिवन होगा, साफ कहा होगा ए जो है एक कांस्टेंट वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट दे रखा है उसके साथ आर में, और उसका हमें फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, डेल और ग्रेडियंट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 3 से 4 बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, कभी टीजीटी में कभी पीजीटी में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के तौर पे बहुत बार ये प्रॉपर्टी या शॉर्ट ट्रिक जो है रिपीट हो गई है। आप कुछ मत कीजिए, इसमें सीधे सीधे इसका आंसर जो है वेक्टर ए आएगा। और कैसे आएगा, अगर आप इसे जानना चाहते हैं कैसे आएगा, तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समेशन की फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, क्योंकि ये समेशन लगाया, सारे लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतना लिख दिया, इसी से समेशन लगा दिया। इसका मतलब ये कि डेवर अपॉन डेवर वाई और डेवर अपॉन डेवर जेड आई जे के साथ में लिखे हुए हैं। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने समेशन के साथ में। अब अंदर का, अब ये ए है, वेक्टर तो है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, मान लेते हैं कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप टाइप का कोई भी एक वेक्टर दे रखा है। और आर की वैल्यूज़ तो आपको पता ही हैं, आर की वैल्यूज़ क्या होती हैं कि एक्स वाई जेड होती हैं आई जे के साथ में। और इसकी वैल्यू को मैं A1 A2 A3 से मान लेता हूँ, आई जे के इसके साथ लगे हुए हैं, इसके में पोजिशंस को रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पे। हम देखते हैं कि इनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी, तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, A1x प्लस A2y प्लस A3z आएगी। अब उसका x के साथ, y के साथ, z के साथ अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देखता हूँ, A1x प्लस A2y प्लस A3z ये मिलेगा मुझे। अब इसका x के साथ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा IA1 ये मिलेगा मुझे। और ऐसे ही सिग्मा IA1 मैं इसे ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसका मतलब ये है कि A1I कैप, कैप लगा देता हूँ मैं सभी पे, A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप। समेशन लगाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, आपको इतना ज़्यादा आगे का लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले कंपोनेंट से काम चल जाएगा। जब भी आप वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा मत लिखना, इसको हमेशा ही समेशन की फॉर्म में लिख के सॉल्व करना, क्योंकि समेशन की फॉर्म में लिखने से आपका क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। तो इक्वल होगा किस चीज़ के, इक्वल होगा वेक्टर ए के। अब हम बात करते हैं अपनी पांचवी ट्रिक के बारे में, वो भी ग्रेडियंट से रिलेटेड है कि हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, दो वेक्टर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर आर। मतलब ये हो गया ए बी आर का ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हमें फाइंड आउट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है हमें किस चीज़ का,
तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, आर वेक्टर ए वेक्टर बी, क्योंकि आप इसे ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप याद रखना हमेशा ही क्या आएगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एग्ज़ाम में कम से कम 4-5 बार ये रिपीट हुई हैं। अब हम इसमें बात करते हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में अलग अलग तरह से। तो प्रॉपर्टी क्या है, हमें इस बार डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंस और किस चीज़ का फाइंड आउट करना है, आर की पावर एन और वेक्टर आर, इसका हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा n+3 आर की पावर n। आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं इसका ही इस्तेमाल करूंगा। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू वेक्टर आर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी n+3 आर की पावर n। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल भर भर के किया गया है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस, किस चीज़ का, ग्रेडियंट का। और ग्रेडियंट किसे फाइंड आउट करना है हमें, आर की पावर n का। तो क्या हुआ, हमें फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n। इस बार हमें दोनों एक साथ फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर वाले को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब ये हो गया डेल डॉट आर की पावर n, वेक्टर आर की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी n+3 आर की पावर n के। इससे सिंबॉलिक फॉर्म में मैं पहले लिखता हूँ, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये होगा वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल और आर की पावर n। अब आपको पता होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर के। तो सेम ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसका, तो सेम ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा डेल स्क्वायर आर की पावर n के। अब हमें डेल स्क्वायर ऑफ आर की पावर n फाइंड आउट करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर आर की पावर n। तो हमारा फार्मूला है वो शुरू होता है अब यहाँ से, जो डेल स्क्वायर आर की पावर n की वैल्यू होगी, डेल स्क्वायर आर की पावर n है, इसकी वैल्यू जो है इक्वल होगी n+1 आर की पावर n-2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको कराई हैं। इस पर बेस्ड इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में और कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको करा रहा हूँ ये। और एंड में इसलिए करा रहा हूँ कि इससे कि आप इस पर फोकस कर सकें। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर बेस्ड इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनका आंसर अगर सॉल्व करते हैं तो 2 मिनट तो ख़राब कर ही देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 2 सेकंड ख़राब नहीं होंगे आपके। कि हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। और किस चीज़ का फाइंड आउट करना है कर्ल, एक फंक्शन का। एक एफ आर जो है एक फंक्शन दे रखा है, स्केलर फंक्शन। तो कोई एक फंक्शन हमारे पास है, स्केलर फाइंड फंक्शन है, और संग में एक वेक्टर आर लगा हुआ है, तो उसका हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले से। तो हमें लिखना है डेल क्रॉस आर और एफ आर, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रूर ध्यान दें। जब भी आपसे कर्ल पूछा जाए और एक फंक्शन के साथ में या एक स्केलर फंक्शन के साथ में अगर वेक्टर आर लगा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रूर ध्यान दें कि अगर फंक्शन के साथ में वेक्टर आर लगा हुआ है तो आंखें बंद करके इसका आंसर 0 मार दीजिए। इसका आंसर हमेशा ही 0 आता है। तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान देना, कर्ल के केस में अगर वेक्टर आर दिया है और उसके साथ आर का कोई फंक्शन दे रखा है और कर्ल फाइंड आउट करे तो 0 आंसर, उसका सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं एक बार भी। नेक्स्ट और ट्रिक ये है हमारी, हमें डेल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, किस चीज़ का, 1/r का। कैसे फाइंड आउट करोगे आप, डेल स्क्वायर निकालना है किस चीज़ का, 1/r का। इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर, अभी 1/r है, इसको r की पावर -1 नहीं लिख सकता क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
और मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ कराई थी कि डेल स्क्वायर ऑफ आर की पावर एन की वैल्यू किसके इक्वल थी, n+1 आर की पावर n-2 थी ना इसके इक्वल। एक फार्मूले मैंने आपको पहले लिखा रखा है। तो डेल स्क्वायर 1/r की वैल्यू किसकी होगी, तो n की जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ इस फार्मूले में, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही मैं n की जगह इसकी वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी आंसर क्या हो गया, सीधे 0। ये है शॉर्ट ट्रिक्स की पावर कि आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया और रिपीट भी हुआ है, केवीएस में, यूपी टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ एलटी में भी मैंने देखा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि डेल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, डेल डॉट साथ में दे रखा है हमें वेक्टर r/r², इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको सीधे बता देता हूँ, 2 × r⁻⁻4 के इक्वल इसकी वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू आई कैसे, आप चाहो तो इसका सलूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये डाइवर्जेंस ऑफ r⁻n इंटू वेक्टर r टाइप नहीं है क्या, जो मैंने आपको पहला फार्मूला कराया है ये 6 नंबर पे, ये डाइवर्जेंस ऑफ r⁻n इंटू वेक्टर r किसकी वैल्यू किसके इक्वल है, n+3 r⁻n, डेल वेक्टर डेल डॉट r⁻n इंटू वेक्टर r ये दे रखा है। सेम ये भी तो वही है, बस फर्क कितना है, n की जगह -2 होगा। मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता क्या, डेल वेक्टर डेल और r⁻2 वेक्टर r, क्या ऐसा नहीं लिख सकता मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये n की वैल्यू -2 मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो मिलेगी मुझे क्या, 1/r², और 1/r² इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। अब क्या करूँगा, एक डेल स्क्वायर बाहर रखा हुआ है मेरे पास, तो मुझे डेल स्क्वायर 1/r² फाइंड आउट करना है, डेल स्क्वायर 1/r² मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यूज करूँगा इसमें फार्मूला 7, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले मैंने 6 फाइंड आउट किया, इसके अंदर इतने क्वेश्चन में मैंने फार्मूला 6 यूज किया। अब जो वैल्यू मुझे मिली 1/r², उसके साथ में मैं फार्मूला 7 यूज करूँगा। तो डेल स्क्वायर 1/r² की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बस करना क्या है मुझे, यहाँ पर हम देखते हैं कि n की वैल्यू -2 होगी, क्योंकि मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो इस तरह से नहीं लिख सकता क्या, r⁻2, तो n की वैल्यू -2 हो गई। अगर मैं इस फार्मूले में n की जगह -2 पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक माइनस यहाँ से मिलेगा और एक माइनस यहाँ से मिलेगा, हो जाएगा प्लस। तो 2 × r⁻2 -2 2 × r⁻4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, जैसे कि ये है कि हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r/r³ फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वेक्टर डेल डॉट r⁻³ वेक्टर r में लिख सकता हूँ। अब इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें यूज करूँगा क्या चीज़, फार्मूला नंबर 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 0। ऐसे ही नेक्स्ट 12, ऐसे ही मुझे कर्ल फाइंड आउट करना है। कर्ल किसका फाइंड आउट करना है, वेक्टर r/r³, सेम है। अब इसका कर्ल फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, वेक्टर डेल क्रॉस r⁻³ वेक्टर r। और मैंने आपको बताया था कि कर्ल के केस में एक फंक्शन r का हो, उसके साथ वेक्टर r आ जाए, अगर गलती से भी वेक्टर r आ जाए तो इसका आंसर सीधे 0। ऐसे ही एक क्वेश्चन था एग्जाम में आया हुआ है कि फाई जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, एक कोई फंक्शन है x² + y² + z² की पावर -n, ये था। तो हमसे इसकी वैल्यू क्या पूछी थी, तो हमसे वैल्यू पूछी है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई पूछा है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई पूछा है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर डेल डॉट डेल फाई, ये हमसे पूछा गया है। मतलब क्या हुआ, डेल स्क्वायर फाई हमसे पूछा है।
तो यहाँ पर इशू फाई के साथ ही तो है, डेल स्क्वायर जो है सो है ही। तो हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वही तो है। तो क्या मैं इसकी जगह आर स्क्वायर की पावर माइनस एन नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, आर की पावर माइनस का 2n। हो गया ना? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे डेल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका, आर की पावर माइनस 2n। अब ये है और फार्मूला नंबर मैंने आपको 7 कराया था, तो उसमें इसकी वैल्यू क्या थी, n+1 आर की पावर n-2। ठीक है, n की जगह -2n है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 2n-1 आर की पावर 2n माइनस का वो भी -2। अगर आपको मेरी कराई गई ट्रिक्स याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर नहीं लेगा वेक्टर कैलकुलस का। अब मैं आपको नेक्स्ट जो कराने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत ही लंबा चौड़ा एक फंक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपका कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड आउट कीजिए, कि आपको कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? और फाई जो है बहुत ही लंबा चौड़ा दे दिया जाएगा आपको। अगर आप उसे करना चाहेंगे तो कम से कम 2 मिनट लगेंगे, और जो क्वेश्चन जो है कम से कम 5 सेकंड का ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। कैसे? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले से, डेल क्रॉस डेल फाई, ये है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, और अगर दो सिमिलर वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती क्या? आपको फंक्शन फाई लंबा चौड़ा जैसा दे रखा हो मतलब ही नहीं है। आप बस ये समझिए कि जो डेल ऑपरेटर है उसके बीच में क्रॉस लगा हुआ है, और क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब ये हो गया उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं किसकी, हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। करें क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो डाइवर्जेंस की जगह वेक्टर डेल डॉट आ जाएगा, कर्ल की जगह वेक्टर डेल क्रॉस आ जाएगा, और जो फंक्शन है वो यही है। ये फंक्शन हमको दे रखा है। तो आपको क्या कुछ याद नहीं आ रहा है ये किस तरह से लिखा हुआ है? फंक्शन कुछ भी हो लंबा चौड़ा, इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको डराने के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा फंक्शन देगा, जिससे कि आप डरें और क्वेश्चन को स्किप किए। और आपको क्वेश्चन स्किप ही नहीं करना है, बस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये कुछ आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा नहीं दिख रहा है क्या? तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डेल और एफ। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट या दो वेक्टर सेम हो गए तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 आती है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे फंक्शन कुछ भी दे रखा हो, चाहे इजी हो या टफ हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमें कोई मतलब रहा फंक्शन से? हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया नहीं ना, सीधे इसका आंसर 0 आया ना। तो बस आपको ये प्रॉपर्टीज़ और ट्रिक्स पता हो, आप इनके क्वेश्चंस विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा डाइवर्जेंस फाइंड आउट कीजिए किस चीज़ का, ऑफ ग्रेड फाई। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई फाइंड आउट करना है। पहला काम क्या, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। तो डाइवर्जेंस की जगह वेक्टर डेल डॉट, ग्रेड की जगह वेक्टर डेल फाई। ठीक है ना? अब आप देखते हैं कि अगर दो के बीच में डॉट प्रोडक्ट है और दोनों वेक्टर सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू जो है डेल स्क्वायर फाई के इक्वल होगी। और इससे रिलेटेड मैंने आपको ऊपर फार्मूला लिखाया है जो कि किसके है, फार्मूला नंबर 7 में। आपको फाई फंक्शन जो भी दिया रखा हो फार्मूला नंबर 7 की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी और शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 या ट्रिक नंबर 7 जो है, हमें कर्ल फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, कर्ल ऑफ एफ का। मतलब एक ही फंक्शन का 2 बार कर्ल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मेन काम वो क्या है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। लिख लिया। अब ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है क्या कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए।
सबसे पहले क्या करेंगे, दूर वालों की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ और साथ में लगा देंगे ये वाला। तो क्या करा हमने, इनकी डॉट प्रोडक्ट ली और ब्रैकेट के बाहर इसको पुट कर दिया माइनस। अब मैं क्या करूँगा, इन पास वालों की डॉट प्रोडक्ट लूँगा, तो वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल और बाहर आ जाएगा मेरा वेक्टर एफ। अब आप मुझे बताइए, आप यहाँ से क्या चीज़ समझ पा रहे हैं? आपका आंसर होगा कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है कि डेल डॉट एफ क्या होता है। डेल डॉट एफ होता है, रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ को। करता है नहीं? ये बिल्कुल करता है। और एक डेल ये बाहर दे रखा है, अब इसका क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो हमें सॉल्व करने के बाद मिलेगा, वेक्टर मिलेगा या स्केलर? मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस भले ही वेक्टर क्वांटिटी का निकाला जाता है पर रिजल्टेंट हमेशा ही स्केलर होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। बाहर मेरा डेल लगा हुआ है, इसका मतलब ये है ये मेरा क्या हो गया, ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। माइनस सेम वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये हो गया उन दोनों का हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो गई प्रॉपर्टी डेल स्क्वायर वेक्टर एफ। तो ये किसके इक्वल हो गया, कर्ल ऑफ एफ के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही ट्रिक्स के साथ में मैं आपको वीडियो लाते रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।